जब टैगोर का नाम आता है तो जाहिर है सबसे पहले किसका ख्याल आता है? रविंद्रनाथ टैगोर का, है ना? नोबेल पुरस्कार विजेता। लेकिन ये कहानी उनकी नहीं, उनके बड़े भाई की है। ये कहानी है सत्येंद्रनाथ टैगोर की, उस पहले इंसान की जिसने एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत दीवार में पहली दरार डालने की हिम्मत की। जरा सोचिए, 19वीं सदी का भारत, ये एक ऐसी दुनिया थी जो साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थे शासक, ब्रिटिश अफसर, गवर्नर, प्रशासक, और दूसरी तरफ थे शासित, करोड़ों भारतीय जिनकी भूमिका सिर्फ हुक्म मानना और टैक्स देना थी। सत्ता का पलड़ा पूरी तरह एक तरफ झुका हुआ था। और इसी माहौल में एक भारतीय ने ठान लिया कि इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देनी है। उसने साम्राज्य की उस दीवार को तोड़ने की सोची जिसे हर कोई अभेद्य मानता था, मतलब जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। अब ये दीवार थी क्या? ये थी इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस। इसे यूं ही ब्रिटिश साम्राज्य का स्टील फ्रेम या कहिए फौलादी ढांचा नहीं कहते थे। यही वो एलीट अफसरों की फौज थी जो पूरे भारत पर राज करती थी, और इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि कोई भारतीय इसमें घुस ही ना पाए। अंग्रेजों की मानसिकता ही यही थी कि कोई भारतीय उनके बराबर बैठकर शासन कर ही कैसे सकता है। यह सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं था, ये उनकी नस्लीय भेदभाव वाली सोच का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन देखिए, किसी भी असंभव काम को संभव करने के लिए एक असाधारण इंसान की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा इंसान जिसे एक असाधारण माहौल ने ही तैयार किया हो। और वो इंसान थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ की परवरिश हुई कलकत्ता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में। और ये सिर्फ एक घर नहीं था, समझिए ये बंगाल की सांस्कृतिक क्रांति का सेंटर था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के बड़े नेता थे, और घर का माहौल हमेशा कला, साहित्य और नए विचारों से गूंजता रहता था। और इसी माहौल ने सत्येंद्रनाथ को गढ़ा, मतलब एक असाधारण विद्वान बनाया। संस्कृत, बंगाली, फारसी तो थी ही, साथ में अंग्रेजी और फ्रेंच पर भी वैसी ही पकड़। कमाल की बात है, और यही ज्ञान उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सत्येंद्रनाथ ने अपनी सारी तैयारी को आजमाने का फैसला किया। निशाना सीधा था, आईसीएस की परीक्षा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे भारत के आत्मसम्मान की लड़ाई बनने वाली थी। साल था 1862। वो परीक्षा देने इंग्लैंड पहुंच गए। लेकिन सफर आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। पहली कोशिश में बहुत थोड़े से अंतर से रह गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अगले ही साल 1863 में अपनी पूरी लगन और मेहनत झोंक दी, और इस बार उन्होंने इतिहास बना दिया। 1864 में उन्हें आधिकारिक तौर पर आईसीएस में नियुक्त किया गया। वो पहले भारतीय थे। सोचिए, सिर्फ एक शब्द पहले, पर इसमें पूरी कहानी छिपी है। पहली बार किसी भारतीय ने उस दरवाजे पर दस्तक दी थी जिसे हमेशा के लिए बंद माना जाता था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी पूरे देश के लिए। ये एक सबूत था कि भारतीय योग्यता में किसी से कम नहीं है। इसने अंग्रेजों की उस सोच पर सीधा हमला किया था। लेकिन देखिए, सिस्टम में घुसना एक बात है और सिस्टम को बदलना दूसरी। असली सवाल तो ये था कि वो अंदर पहुंचकर करेंगे क्या, और उनका मकसद सिर्फ एक अफसर बनना नहीं था, बल्कि सिस्टम को अंदर से बदलना था। और एक प्रशासक के तौर पर उनका तरीका एकदम अलग था। जहां ब्रिटिश अफसर दूरी बनाए रखते थे, सत्येंद्रनाथ लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियां सुनते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से लड़ाई की और हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भाई, भारत पर शासन करना है तो पहले भारत को समझो तो सही। उनका ये जो सुधार का जज्बा था ना, वो सिर्फ ऑफिस तक नहीं था, वो उनके घर में भी था। और इस सफर में वो अकेले नहीं थे। उनकी जीवन साथी ज्ञानदानंदिनी देवी उनकी बराबर की पार्टनर थीं। वो खुद एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच वाली समाज सुधारक थीं। दोनों ने मिलकर समाज की उन बेड़ियों पर हमला किया जो महिलाओं को जकड़े हुए थीं। उन्होंने पर्दा प्रथा को चुनौती दी, लड़कियों की पढ़ाई की बात की, और यहां तक कि साड़ी पहनने का एक नया आधुनिक तरीका भी शुरू किया। जाहिर है, इसके लिए उन्हें समाज का जबरदस्त विरोध भी झेलना पड़ा, मजाक भी उड़ाया गया, पर वो डटे रहे। तो सत्येंद्रनाथ का जो असर था वो सिर्फ उनके काम तक ही सीमित नहीं रहा। वो जो पहली दरार उन्होंने डाली थी ना, वो अब धीरे धीरे फैल रही थी कई अलग अलग दिशाओं में। उनके विरासत को आप किसी एक खाने में नहीं रख सकते।
वो एक ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े, एक बेहतरीन लेखक थे और एक राष्ट्रवादी विचारक भी। और शायद उनका सबसे बड़ा और गहरा असर उनके अपने घर में हुआ। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो अपने छोटे भाई रविंद्रनाथ के पहले गुरु थे। उन्होंने ही रविंद्रनाथ को दर्शन, राजनीति और संगीत की दुनिया से रूबरू कराया। एक तरह से उन्होंने उस बीज को सींचा जो आगे चलकर इतना बड़ा पेड़ बना। और यही सोच उनके हर काम की जड़ थी। उनका मानना था कि भारत की सच्ची आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकती। असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब भारतीय अपने मन से, अपनी सोच से आज़ाद होंगे और अपने आत्मसम्मान को वापस पाएंगे। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने उस बड़ी दीवार में पहली दरार डाली थी। उन्होंने वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियों ने उस दीवार को आखिरकार गिरा ही दिया। तो सवाल यही है कि एक बहुत बड़ी, मजबूत दीवार को गिराने के लिए आखिर कितनी छोटी-छोटी दरारों की जरूरत पड़ती है।